स्थिति कुछ हद तक पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरा चिंताजनक ट्रेंड ये है कि जहां शहरों में स्थिति कुछ हद तक कंट्रोल हो रही है, वहीं गांवों में संसाधनों का अभाव है और गांवों की जो तस्वीर है वो काफी डराने वाली है। खासकर हाल ही में यमुना और गंगा के तटों पर कुछ गांवों में जिस तरह से शव बहते हुए पाए गए, वो अपने आप में चौंकाने वाली बात है। हालांकि प्रशासन ने दावा किया कि इनमें से ये सभी मौतें कोविड 19 वाली नहीं हैं, लेकिन गांव में संक्रमण की दर तेजी से फैल रही है और एक के बाद एक तमाम गांव ऐसे सामने आए हैं, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आगरा जनपद हो, जहाँ की कुछ गांवों में कई सारी मौतें हुई हैं। इसमें अनेक गांव ऐसे हैं जिन्होंने शिकायत की है कि लोगों को बुखार और सर्दी खांसी जैसे सामान्य लक्षण हुए और उसके बाद उनकी सांस घुटने लगी और उनमें से कई लोगों की मौत हो गई। बहरहाल प्रशासनिक स्तर पर भी अनेक किस्म की ढिलाई की खबरें पूरे देश से हमें मिली। उम्मीद की जानी चाहिए कि उन सारे बॉटलनेक्स को दूर कर लिया जाए। इस मौजूदा जो वेरिएंट है, इसको लेकर काफ़ी चिंता विश्व समुदाय में भी जताई जा रही है और ये माना जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है, ये डॉक्टर्स के लिए डील करना काफ़ी कठिन होगा, क्योंकि इसकी संक्रामकता सबसे ज़्यादा है। काफ़ी तेज़ी से ये वायरस फैलता है। यही हमने देखा, भारत में अचानक से इस वायरस ने हमला बोला और एक के बाद एक लोग संक्रमित होते चले गए। यहाँ तक कि हमारे चिकित्सा संसाधन नाकाफ़ी साबित हुए। ऐसे में जबकि ये कहा जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है, वायरस का ये वेरिएंट जब पश्चिमी देशों में या दूसरे अन्य देशों में दस्तक देगा तो वहां पर भी तबाही मचा सकता है और इससे डील करना सरकारों के लिए आसान नहीं होगा। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है मेरी? नहीं, मेरी आवाज अच्छी आ रही हमारे है? साथ जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी इस खास चर्चा में हिस्सा डायरेक्ट। हम करेंगे और शारिक जाफरी का रुख हम करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे शारिब कि फिलहाल लखनऊ में हालात कैसे हैं। एक वो दौर था आपसे चंद रोज पहले ही जब 5,000 से भी ज्यादा पेशेंट्स पर डे आते थे। अब वहां पर हालात, ताजा हालात कैसे हैं? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों के मुकाबले आज काफी राहत महसूस की गई है। जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में 20,463 कोरोना पॉजिटिव के केसेस मिले हैं, 306 लोगों की मौत हुई है और कुल एक्टिव केस जो उत्तर प्रदेश में है वो 2,16,000 के पार है। लखनऊ की अगर बात की जाए तो आंकड़ा 1,200 के आसपास आ गया है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे जो आंकड़ा 5,000 के ऊपर लगातार जा रहा था, उस पर रोक लगी है। लखनऊ के अलावा मेरठ एक ऐसा जिला है, मेरठ और गाजियाबाद, जहां पर 1,000 से ज्यादा केसेस मिले हैं। कुल मौत का आंकड़े की अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में अब तक तो ये 16,046 तक पहुंच गई है। यानी मौत का आंकड़ा भी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा है। लेकिन अगर हम पिछले दिनों जिस तरीके के हालात पैदा हुए थे 15 अप्रैल के बाद से, खासतौर से एकाएक अचानक केस बढ़ना शुरू हुए और लखनऊ में जो हालात पैदा हुए थे उसको अब ये कहा जा सकता है काफी नियंत्रण में नियंत्रण पाया गया है और जो कोरोना पॉजिटिव के केसेस हैं वो भी कम हुई है और जो मृत्यु हो रही थी, जिस तरीके से हालात देखे जा रहे थे शमशान घाट, खासतौर से जिस तरीके से लगातार डेड बॉडियां जलाई जा रही थी, उस पर भी अब कमी नजर आने लगी है। जी। और ये शारिब, गाँव के संबंध में कोई तस्वीर आप हम तक पेश कर पाएंगे, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि शहरी क्षेत्रों में तो अच्छा खासा कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जो वायरस ने गाँव तक भी पेनिट्रेट कर दिया है। इस तरह के कुछ हालात पूर्वी उत्तर प्रदेश में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए हैं सामने? बिल्कुल, देखिए कई जगह से इस तरीके की बातें सामने आई हैं, जहां जो ग्राम प्रधानी का चुनाव था उसके बाद 2 मई से मतगणना हुई है और मतगणना 6 तारीख तक चली है। कई लंबे समय तक मतगणना चली। इसके बाद से लगातार ये शिकायतें आ रही हैं कि अलग-अलग गांवों में कहीं-कहीं तो ये भी है कि एक-एक गांव के 20-20 लोगों की एक सप्ताह के अंदर मौत हो गई है। ऐसे ही एक चिट्ठी गाजीपुर में एक ग्राम प्रधान ने लिखी थी, जिसके बाद डीएम उसके ऊपर बिफर गए थे और कहा था कि उस ग्राम प्रधान को पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी, न कि इस तरीके से चिट्ठी वायरल करना चाहिए थी। ये सिर्फ गाजीपुर की ही बात नहीं है, बल्कि कई और जिले हैं ऐसे, बलिया, भदोही, सोनभद्र, इसके अलावा मिर्जापुर,
गोरखपुर के अलावा कई जिलों में जो ग्रामीण क्षेत्र है खासतौर से वहां पर लगातार कोरोना पॉजिटिव के केसेस बढ़ रहे हैं और ये पहली बार हुआ है। पिछली बार की अगर आप बात करें 2020 में जब कोरोना पॉजिटिव के केसेस आ रहे थे तो देहात के इलाके जो थे वो कम प्रभावित थे, लेकिन इस बार जो माहौल बना है जिस तरीके से आशंका भी जताई जा रही थी, तमाम लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अगर प्रधानी का चुनाव होगा और उसके बाद मतगणना होगी तो तमाम ग्रामीण इलाकों के लोग जो हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं। तो उसके ऊपर एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि वो लोग भी अब प्रभावित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि शहरी क्षेत्रों में जिस तरीके से हम लोगों ने मेडिकल सुविधा देखी उसके मुकाबले अगर बात की जाए तो देहात ग्रामीण इलाकों में उस तरीके की सुविधाएं नहीं है, बड़े हॉस्पिटल्स नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलेंगे, तमाम दवाइयों का टोटा पड़ा हुआ है। खासतौर से अगर गांव में बात की जाए तो इसको देखते हुए हालात काफी चिंताजनक है और इसी को लेकर लगातार ऑफिसर्स मीटिंग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार निगाह रखी जाए और अगर कहीं कोई कोरोना पॉजिटिव मिलता है या किसी तरीके की कोई शिकायत आती है तो उस मामले में उनके परिजनों की भी जांच की जाए ताकि किसी तरीके से और ज्यादा नुकसान न होने पाए। जी चलिए शारिब, हम लौटेंगे आपके पास। इस बीच हम खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारा खास पैनल भी मौजूद है। अपोलो हॉस्पिटल से डॉक्टर विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर गुप्ता। साथ ही कुशल कार्डिक केयर के डायरेक्टर डॉक्टर मयूर जैन हमारे साथ मौजूद हैं। जैन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुक करूंगा डॉक्टर विवेक गुप्ता आपका। आप कोविड से जुड़े हुए तमाम केसेस से डील कर रहे होंगे। कोविड की जो नेशन वाइड संक्रामकता है और जो हाहाकार की स्थिति है वो तो हम सब देख ही रहे हैं। कोई मोटी असावधानियां अगर आप पाते हो जो कि ज्यादातर पेशेंट्स द्वारा अर्ली स्टेज में की जाती हैं, जिनको कि अवॉइड किया जा सकता है, उनका अगर आप जिक्र करके हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इस बारे में नॉलेज दें। देखिए ऐसा है, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस चैनल। आई थिंक माय वॉइस इज क्लियर। देखिए जो बातें सबसे इम्पोर्टेंट है जो मेरे लिए वो ये है कि ट्रीटमेंट कर देना चाहिए। एक ही जो दो म्यूटेशन है, यूके वेरिएंट आया और स्ट्रेन आया, उसको डब्ल्यूएचओ ने कहा कि दिस इज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। और हमारे जो जेनोमिक एनालिसिस हुई है अगर 3,500 केस 1,500 केसेस अपने इंडियन वेरिएंट में 1617 है। उसके दिक्कत क्या है, ये वेरिएंट आया है दिस इज आल्सो हैविंग the property of evading the shield of previous infection and also double vaccine। देखा गया है कि इस वेरिएंट का इसका मतलब है कि वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन वैक्सीनेशन। हमको करना ये पड़ेगा कि कहता आ रहा हूँ अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट। और अर्ली डायग्नोसिस हो नहीं सकती आरटीपीसीआर टेस्ट कराने में समय लगता है और आजकल अवेलेबिलिटी भी पुअर हो गई है। जैसा आपको टीवी रिपोर्ट ने बताया कि आम भी चला गया जहाँ की आरटीपीसीआर टेस्ट या रैपिड टेस्ट सुविधा नहीं। अब ऐसे केसेस में जो प्रिकॉशंस जो है वो तो सब लोग ले नहीं सकते, सोशल डिस्टेंसिंग। तो मेरी राय है पर्सनली सरकार से देना चाहता हूँ कि एक ग्रामीण क्षेत्र खास करके किट बनाए जिसमें विटामिन सी, एंटीबायोटिक्स और विटामिन और साथ सर ग्रामीण क्षेत्रों में ये चिकित्सा केंद्र के थ्रू चारों तरफ जाए हर क्षेत्रों के कि वो पब्लिक को जानकारी दे हार सेंस ऑफ टेस्ट या अस्टिक पोषण कोई सिम्टम आ जाए तो ऐसे केस में डोंट वेट पीसीआर टेस्ट और कोई और टेस्ट आप और वहाँ पे चिकित्सा या नर्सों द्वारा या ये दवा अवेलेबल कराई जाए। सेकंड में अभी कुछ कम हो गए इस तरह बढ़ेगा हम लोग टेस्ट का रेट भी नहीं पता लग पाएगा हम लोग इसमें इलाज ही नहीं कर रहे हैं दिल्ली हार्ट अटैक और निमोनिया बहुत समय है, अभी भी समय है। These two variants, UK variant both are virulent। जल्दी क्या करते बेचारे को अस्पताल पहुंचने में दिक्कत होती है।
अस्पताल में स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो अगर जी ये जी कोरोना किट प्लान किया जाए, मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए या हम लाउड स्पीकर से पब्लिक जो हमारी विलेज में पब्लिक है इसको बताया जाए कि 5 सिम्टम तो आप वेट ना करें, प्राथमिक चिकित्सक के यहाँ जाएं और दवाई ले लें। आज से 2 जी साल जी खांसी लौटूंगा आपके बुखार पास डॉक्टर विवेक गुप्ता। दरअसल डॉक्टर गुप्ता बता रहे हैं कि कम संसाधनों में अब इतनी तेजी से अगर कोरोना वायरस फैल रहा है तो अवेयरनेस जनरेशन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्या उपाय किए जाने चाहिए। अ, हमारे साथ डॉक्टर मयूर जैन भी मौजूद हैं। डॉक्टर जैन, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि इस वक्त हम इस स्ट्रेन की संक्रामकता का जिक्र कर रहे हैं और इसको इंडियन स्ट्रेन कहना तो खैर मुझे लगता है नाइंसाफी होगी। ये निश्चित रूप से एक चाइनीज वायरस है WHO ने ये और ये बोला है, इंडियन स्ट्रेन नहीं है। अगर वर्ल्ड कम्युनिटी इंडियन WHO स्ट्रेन एक्सेप्ट इसको कह रही है तो इससे भारत को आपत्ति होनी चाहिए। आप क्या ऐसा पाते हैं कि विशेष रूप से इस ये जो स्ट्रेन है इसका व्यवहार मेडिकली समझना कितना मुश्किल और कितना आसान है? क्योंकि कुछ केसेस इस तरह के सामने आ रहे हैं जिसमें मैं देख रहा हूं कि अचानक से मौत हो रही है जबकि बहुत ज्यादा डिटेरियोरेशन ऑफ हेल्थ नहीं हुआ। जबकि कुछ केसेस में एक आम बीमार व्यक्ति की तरह ही व्यक्ति व्यवहार कर रहा है। आपके लिए इसको समझना क्या मुश्किल हो पा रहा है? पॉइंट रखना चाहूंगा। ये जो नया स्ट्रेन आया है, आप सही बोल रहे हो कि इसको इंडियन स्ट्रेन बोलना मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो जिस जगह जाएगा वायरस अपने आप म्यूटेट करेगा, तो जिस कंट्री में म्यूटेट करेगा वो ये गलत है कि उस कंट्री से उसका नाम लिया जाए। हम्म तो ये जो नया वायरस, ये जो स्ट्रेन है, इसके 3 खूबियां है। एक है कि ये बहुत ज्यादा संक्रमित हो रहा है, हम्म इसका संक्रमित करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। हम्म तो आप ये देख रहे हो कि इस बार ऐसा हो रहा है कि फैमिली में एक को होता है तो सारे को ही हो रहा है। आप भले प्रिकॉशन ले लो, सो इट इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट। दूसरी चीज, ये वाला जो वायरस है यंग लोगों को 45 या 60 से कम, 45 से कम वाले लोगों को भी अफेक्ट कर रहा है और सीवियर अफेक्ट कर रहा है। तीसरा है इस चीज की खूबी ये है कि ये लेट सिम्टम्स प्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत लंबा जो दौर है वो एसिम्टोमेटिक रह रहा है पेशेंट को और डॉक्टरों को भी। उसके जो लक्षण हैं वो समझ नहीं आ रहे, क्योंकि वो लेट आते हैं पेशेंट में, तो ये लेट प्रेजेंट कर रहा है। इसके कारण पेशेंट थोड़ा लेट डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इसके अपने पास इलाज क्या है, जल्दी टेस्ट किया जाए। जैसे घर में किसी एक को अगर तकलीफ हो रही है तो सारे लोगों ने टेस्ट करा देना चाहिए, जल्दी टेस्ट करा देना चाहिए, क्योंकि अब पता है कि ये जो वेरिएंट है ये जल्दी फैलता है। जैसे घर में सबको हो सकता है, तो और इसके अलग जो व्यवहार है, जैसे इससे पेट में दर्द हो रहा है, इससे लूज मोशन हो रहा है, तो लोग अभी भी वही सोच रहे हैं कि मेरे को सर्दी खांसी नहीं है तो मुझको कोरोना नहीं है। बट ये चीज इस वेरिएंट के साथ नहीं है। ये वेरिएंट के साथ सांस फूलना जो है, ये तकलीफ बहुत लेट आ रही है। पहले पहले पेट में दर्द होना, दस्त होना, ये सारी छोटी छोटी तकलीफ, फीवर भी थोड़ा लेट आ रहा है पेशेंट्स को। तो ये सारा इनको जल्दी पहचान के अपने सिम्टम्स को या अपने लक्षण को जल्दी पहचान के अपने डॉक्टर से जल्दी संपर्क करना चाहिए और जल्दी इलाज शुरू करना चाहिए। अर्ली टेस्टिंग, अर्ली ट्रीटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली ट्रीटमेंट काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही मैं डॉक्टर मयूर जैन आपसे एक सवाल और मैं समझना चाहूंगा। हालांकि ये पूरी तरह से एक डॉक्टर के डोमेन का सवाल नहीं है, फिर भी चूंकि आप कोविड से डील कर रहे हैं तो क्या आपके मेडिकल सर्कल्स में भी ये संभावना डिस्कस हो रही है कि ये किसी किस्म के बायो वारफेयर का भी अंग हो सकता है? ये थोड़ा तो ये पॉलिटिकल पार्ट हो जाता है। तो जी हालांकि डॉक्टर फर्टिलिटी अभी पेशेंट के ओवरलोड से इतना ज्यादा जी, ज़ाहिर तौर पर मैं समझ सकता हूँ। एक और चीज़ आपसे समझना चाहूँगा मैं डॉक्टर जैन कि कोई पेशेंट अगर कोविड से संक्रमित है और वो एडमिटेड मान लीजिए है और हम ये कहें कि हम ये मान लेते हैं कि वो रिलेटिवली जो कम जो हल्का वेरिएंट है उससे संक्रमित है, तो क्या किसी कोविड वार्ड में एडमिटेड वो जहां पर है, जहां पर अन्य पेशेंट्स भी हैं और काफी सारे कोरोना वायरस हैं और अलग-अलग स्ट्रेन इसके मौजूद हो सकते हैं, तो एक ही पेशेंट मोर देन वन स्ट्रेन से भी संक्रमित हो सकता है वहां जाने के कारण? ऐसा भी होता है क्या? नहीं, दिस इज साइंटिफिक बाहर वाला जी स्पाइक प्रोटीन इसको बोलते हैं, एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट तैयार हो जाती है। तो क्योंकि जब अस्पताल में पेशेंट लोगों को, सब पेशेंट जब मास्क पहन रहे हैं, पेशेंट से दूसरे पेशेंट को वो स्ट्रेन का इन्फेक्शन होना थोड़ा कम पॉसिबल है।
और ये हमको अब तक तो हमारे प्रैक्टिस में नहीं दिखा है। जी। डॉक्टर विवेक गुप्ता, आपके पास लौटूंगा। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी हम यही मानकर चल रहे हैं कि कोविड की वजह से जो मौतें हो रही है, वो मुख्य रूप से सांस से जुड़ी हुई तकलीफ होना, ऑक्सीजन की कमी हो जाना और उसकी वजह से वो मौत व्यक्ति की होती है। यानी जो प्रभावित होने वाला जो अंग होता है, वो किसी पेशेंट के फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं। आप इस बारे में हमको क्या बताना चाहेंगे और कौन-कौन से वाइटल ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनको कोविड का ये वायरस प्रभावित करता है और जो कि व्यक्ति की कंडीशन डिटेरियोरेट होने का कारण बन सकता है? मैं आपके थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ इस बात को जवाब देने के लिए। आपने कहा था कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता। जी, ज़रूर। अभी मैं थोड़ा इसमें बताना चाहूंगा कि मैं जो सोचता हूँ कि जितने हम लोग कोविड के या किसी और वायरस के इतने म्यूटेशन जो नेचुरल म्यूटेशन होते हैं, उसमें इतना घातक म्यूटेशन हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा। जो तक कि आप अगर पुराने हिस्ट्री में चले जाइए, स्पेनिश फ्लू जो हुआ था उसमें हम लोग की जो मेडिकल चिकित्सा वॉज नॉट दैट मच डेवलप। 1918 की बात है। अब हमको तो ये लगता है, जो मेरी फीलिंग है कि ये अगेन दिस इज द म्यूटेशंस आर आल्सो गेटिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड समवेयर। अब देखिए, चाइना इज बेटर नाउ एंड वी आर ऑल सफरिंग। तो ठीक है, ये तो पॉलिटिकल मामला है, आई डोंट वांट टू कम इनटू, बट आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग, इट इज नॉट नेचुरल। अब आपने बताया कि फेफड़े के अलावा और क्या क्या अंग होते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा कॉमन तो यही होता है, हाइपोक्सिया होता है, बिकॉज ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज आती है लंग के अंदर। ये वायरस जब रेप्लिकेट करता है तो इट लीड्स टू डेथ ऑफ द सेल्स, और सबसे ज्यादा संक्रमण का प्रॉब्लम होती है लंग्स में। लंग्स में अगर HRCT स्कोर 15/25 से ऊपर होता है, तो 17, 18, 19, 20, तो उसको पेशेंट्स को लंग में ऑक्सीजन की जरूरत इतनी पड़ती है कि ही रिक्वायर्स ऑक्सीजन। शुरू में हम ऑक्सीजन, नॉर्मल ऑक्सीजन देते हैं, फिर हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं, वेंचुरी मास्क से देते हैं, फिर हाई फ्लो कैनुलास देते हैं, फिर नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन करते हैं, और उसके बाद वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिटीरिएशन। जी। और साथ में ये भी जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब, आप जैसे कह रहे हैं कि वाकई में दरअसल म्यूटेशन जितनी तेजी के साथ हो रहा है, वो शक की सुई इस दिशा में खड़ी करता है कि ये एक बायो वारफेयर का अंग हो सकता है और ये जेनेटिकली कहीं से मैन मेड डिजास्टर या उसको इंजीनियर कहीं से किया जा रहा हो सकता है। क्या इस तरह की स्टडीज हुई हैं? हम ये कब तक माने कि कोरोना वायरस कब तक म्यूटेट करता रहेगा? हम ये मान लें कि जितना इसका म्यूटेशन होना था वो हो चुका, वायरस म्यूटेट करते हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन ये कब तक अपनी फॉर्म्स इस तरह से बदलता रहेगा? देखिए, वायरस जो है म्यूटेट करते रहेंगे। जैसे जैसे आप वैक्सीन बनाएंगे, दूसरा वेरिएंट आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा। अब होता क्या है, नॉर्मली इस तरह की वायरल डिजीज जो है, हम लोग जब एक वैक्सीन डेवलप कर लेते हैं तो एक पर्टिकुलर वायरस जीनोमिक एनालिसिस के हिसाब से कर लेते हैं। अब वो वैक्सीन हम लोग, जैसे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हुई, या इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन क्या हर साल में एक बार लगती है और पेशेंट नॉर्मली ठीक रहते हैं, और बाकी लोग 80% एफिकेसी के साथ ठीक रहते हैं। अगर इस तरह म्यूटेट करता रहेगा और अगर जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, तो बहुत ही खतरे की घंटी है। हम लोग इसको रोक नहीं पाएंगे। वी हैव टू डू समथिंग पॉलिटिकली टू स्टॉप पीपल हु आर डूइंग इट। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी का नाम सुना होगा। जब हम देखेंगे पूरे विश्व के 80% या 70% लोग इन्फेक्ट हो चुके होंगे या वैक्सीनेट हो चुके होंगे, तब हम सोच पाएंगे कि शायद हम अब इससे निजात पाएंगे। लेकिन देन वी आर नॉट श्योर कि एक और म्यूटेशन ऐसा हो जाए या बना दिया जाए जो उस वैक्सीन की शील्ड को भी खत्म कर पाए। तो कहने का मतलब है, द फ्यूचर हैज टू बी टेकन केयर बाय WHO, बाय द अथॉरिटीज, बाय सुपर पावर्स लाइक अमेरिका, रशिया, यूरोपियन यूनियन। These people have to find out the reason, otherwise we will keep on developing vaccine after vaccine and there is no end to that. तो हम लोग को ये सोचना पड़ेगा, सोचने की दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा पॉलिटिकल लीडर्स को, खास करके जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कि हाउ टू स्टॉप दिस। You can't stop a natural mutation, but we can always stop a genetically engineered mutations. वो है कि नहीं है, मैं समझ नहीं पाऊंगा। I'm not the right person to answer. लेकिन एक शक की जाता है, क्योंकि इतने mutations, इतने वायरस, हम लोग, ऐसा नहीं कि वायरल डिजीज होती नहीं है। मैं 10, 15, 30 साल की प्रैक्टिस, 25 साल प्रैक्टिस में अलग अलग वायरस होते हैं। गुलेन-बारे सिंड्रोम होता है, फिर वायरल एनकेफेलाइटिस होती है जिसमें ब्रेन पे आता है, उसके भी म्यूटेशन होते हैं। कभी इतना संक्रमण वाला, इतना ज्यादा कॉन्टिजियस, इतना विरुलेंट कि 1 to 2%, 3%, 4%, 5% मोर्टेलिटी हो जाए, और इतनी सुविधा होने के बाद अमेरिका जैसा डेवलप्ड नेशन, इटली जैसा डेवलप्ड नेशन, हमारे यहाँ भी डेवलपमेंट काफी हो चुका है, उसके बावजूद भी हम लोग डेथ्स नहीं बचा पा रहे हैं। देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड वी हैव टू रियली लुक सीरियसली इनटू दिस। एक डॉक्टर के नाते ये काफी महत्वपूर्ण बयान है, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। डॉक्टर विवेक गुप्ता जो बात कह रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, और ये बात इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि 2015 का वो डॉक्यूमेंट यूएस ऑफिशियल्स के हाथ लगा है, जिसमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चाइनीज आर्मी
इस बात को डिस्कस कर रही थी कि क्या कोरोना वायरस का इस्तेमाल बायो वॉरफेयर के लिए किया जा सकता है। कौन जाने कि हकीकत क्या है, ये हमको देखना होगा। हम एक बार फिर डॉक्टर मयूर जैन के पास चलते हैं। डॉक्टर जैन, आपसे जानना चाहूंगा कि जिन घरों में कोरोना पेशेंट्स हैं और घर पर ही उनकी देखभाल की जा रही है, डॉक्टर से का जो प्रिस्क्रिप्शन है, बाय एंड लार्ज उनकी स्थिति ठीक है, वार्निंग साइंस क्या हैं जिसके बाद जो परिजन हैं उनको सतर्क हो जाना चाहिए और पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए, ये जरा हमारे दर्शकों को बताएं। तो ये वायरस का वार्निंग साइंस है, मैंने जैसे बताया कि थोड़ा लेट प्रेजेंट कर रहा है, तो आपको जो पहले लक्षण आने हैं उनको समझना है। जैसे बदन में दर्द आना, हल्का सा भी बुखार आना। 99 इंडिया में आदत है, नहीं मैं आज काम ज्यादा कर लिया इसलिए बुखार आ गया। कोई भी बुखार को आपको इग्नोर नहीं करना है। सर्दी खांसी होना, अगर ये सब नहीं हो रहा है तो पेट में दर्द और दस्त लगना, ये भी आजकल इस वायरस से हो रहा है। आपको अपना ऑक्सीजन लेवल दिन में 2 या 3, जैसे आपको पता चलता है कि आपको कोई बॉडी एक हो रहा है या आपको हल्का बुखार आया है, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन दिन में 3 बार कम से कम चेक करना है। और ऑक्सीजन लेवल अगर 94 के नीचे जाता है तो आपको सतर्क हो जाना है, और 93 के नीचे जाता है तो आपको सिटी अपने डॉक्टर को दिखा के सिटी स्कैन करवा के अगर वो बोलते हैं तो एडमिट होना जरूरी हो जाएगा। जैसे इन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने, जैसे सिटी स्कैन स्कोर अगर बहुत ज्यादा है तो एडमिट होकर ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। ये सब जो लक्षण है, अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना बहुत जरूरी है। बुखार को इग्नोर नहीं करना है। बच्चे ये याद रखना है घर में कि बच्चे आर स्मॉल किड्स आर साइलेंट स्प्रेडर्स। छोटे बच्चों को यूजुअली सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, बट वो उनके अंदर वायरस पनपता है और वो सभी के पास जाते हैं बच्चे। तो बच्चे हैं जो सबको फैलाते हैं। तो ये सब सिम्टम्स पहले बच्चों में अगर आते हैं तो सबने सतर्क होना है, सबने अंदर मास्क पहनना है, बच्चों का टेस्ट डॉक्टर को दिखवाना है और उनके ध्यान रखना उनके ऑक्सीजन लेवल पे, क्योंकि बच्चे यूजुअली एसिम्टोमेटिक होते हैं, उनको कोई ज्यादा लक्षण नहीं आएंगे लेकिन वो स्प्रेड करेंगे सबको। तो बड़ों में किसी को भी बुखार आता है या दस्त लगना, पेट में दर्द होना, हेडेक, आजकल ये वायरस हेडेक भी बहुत ज्यादा कर रहा है जी। तो ये सब छोटे छोटे सिम्टम्स है जो इनको पहले मालूम करना है। मैं थोड़ा आपके लास्ट क्वेश्चन पर थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड भी देना चाहूंगा, जो आप वायरस के म्यूटेट करने की बात कर रहे थे जी। अगर आप नेचुरल हिस्ट्री देखिए इन्फ्लुएंजा का, तो धीरे धीरे इन्फ्लुएंजा अब तक म्यूटेट कर ही रहा है, जो सर्दी खांसी वाला वायरस है। तो मेरा ये मानना है, मैं थोड़ा पॉजिटिव सोच वाला इंसान हूँ, मेरा ये मानना है ये वायरस जब धीरे धीरे म्यूटेट करेगा तो अल्टीमेटली विद इन फ्यू ईयर्स इट इज गोइंग टू एंड इनटू अ सिंपल कोल्ड। जैसे अपने को सर्दी खांसी होती है उस तरह से ये वायरस एंड हो जाना चाहिए, अगर ये वायरस एक्चुअल नेचुरल म्यूटेशन है तो। क्योंकि जब ये नेचुरली म्यूटेट करता है तो ये खुद चाहता है जिंदा रहना, तो ये नहीं चाहेगा कि अपने होस्ट को इतनी तकलीफ हो कि उसकी जान चली जाए, बिकॉज इनको ग्रो करना है। हर एक जीव का तथ्य होता है जीने का कि मैं म्यूटेट करूं, मैं ज्यादा प्रोड्यूस करूं, मैं जिंदा रहूं। तो जब ये जहाँ रहता है वही इंसान, समझ लो अपन होस्ट है, वो अगर जान गवाता है तो इनका स्प्रेड होने का या म्यूटेट होने का चांस कम हो जाता है, इनका मल्टीप्लाई होने का चांस कम हो जाता है। तो मेरा ये मानना है पॉजिटिव एटीट्यूड से कि धीरे धीरे ये वायरस अपने आप को म्यूटेट करेगा इनटू माइल्डर फॉर्म, एंड इन द एंड जैसे अभी अपने पास स्वाइन फ्लू है, इक्का दुक्का केस आते हैं, वैसे ये रह जाएगा जी। आई होप सो। ये एक शुभ संकेत है, लेकिन डॉक्टर जैन ये भी तब होगा जब ये वायरस एक नेचुरल वायरस होगा और ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड कहीं से नहीं होगा और ये बायो वॉरफेयर का अंग नहीं होगा तब, अन्यथा इसको किस दिशा में मोड़ा जाएगा ये अभी देखने वाली बात होगी। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। डॉक्टर विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मयूर जैन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होते हैं। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से